और नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्यूल। फ्यूल के बारे में हम देखेंगे, आइडियल फ्यूल क्या होते हैं, कैसे होना चाहिए फ्यूल को। उसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू देखेंगे, फ्यूल की एफिशिएंसी देखेंगे, हम फ्यूल की क्यों ज़रूरी होते हैं फ्यूल्स। ठीक है, अब देखते हैं हम फ्यूल्स क्या होते हैं। Substances that are combustible and burn, releasing a large amount of heat that can be easily handled are called fuels. Substances that are combustible, ऐसे substance जो कि combustible है मतलब जो जल सकते हैं, and burn, releasing a large amount of heat, जो कि जलने पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज करते हैं, दैट कैन बी ईजिली हैंडल्ड, और जिन्हें आप इजिली हैंडल कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है फ्यूल्स। कोल, वुड, cow dung cakes, kerosene, LPG, पेट्रोल एंड डीजल आर सम कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स। ये सारी चीज़ें क्या हैं, कुछ कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स हैं। कोल, वुड, काउ डंग केक्स, केरोसिन, LPG, पेट्रोल, डीजल इजीली हैंडल भी हो जाते हैं और ये फ्यूल हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट फ्यूल कैन बी क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एज शोन इन टेबल 5.1। 5.1 में आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल तीनों बताए हुए हैं। ठीक है, सॉलिड में आता है कोल, चारकोल, काउ डंग केक्स, वुड एंड हस्क। ठीक है, और लीव्स अ रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, और इनको जलाने के बाद ऐश बच जाती है। ठीक है, लिक्विड में आते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। डो नॉट लीव एनी रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, क्या ऐसा होता है कि पेट्रोल गाड़ी के अंदर से कुछ कच्चा गंदगी निकलती हो पेट्रोल के जरिए? नहीं, पेट्रोल की वजह से नहीं होता, वो कंप्लीट कंबस्टेबल होते हैं। गैशियस फ्यूल एग्जाम्पल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मीथेन, ब्यूटेन, बायोगैस एंड पेट्रोलियम गैस। ये भी ये कुछ गैसेस के नाम है, ये भी क्या है, फ्यूल है। गैसेस भी फ्यूल हैं, पेट्रोलियम गैस, मीथेन, ब्यूटेन। डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू ऑन बर्निंग, और ये भी कोई रेसिड्यू लीव नहीं करते, मतलब कंप्लीट कंबस्टेबल ये फ्यूल है। अब आइडियल फ्यूल, एक अच्छा फ्यूल क्या होगा, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए कुछ। आइडियल फ्यूल शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही फ्यूल उसको आइडियल फ्यूल बनाएगा। जैसे इट शुड बी रेडली अवेलेबल, वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। इट शुड बी चीप, वो सस्ता होना चाहिए ताकि हर कोई उसे यूज़ कर पाए। इट शुड नॉट लीव एनी रेसिड्यू ऑन बर्निंग एंड शुड नॉट प्रोड्यूस एनी पॉल्यूटिंग गैस, साथ ही में वो कोई रेसिड्यू ना छोड़े बर्निंग के बाद और कोई पॉल्यूशन भी कॉज ना करे, कोई गैसेज ऐसे इवॉल्व ना करे, रिलीज ना करे जिससे पॉल्यूशन बढ़ता हो। इट बर्न्स ईजिली एट अ मॉडरेट टेम्परेचर, और वो एक मॉडरेट टेम्परेचर पर आसानी से जल जाए, ऐसा नहीं हो कि उसको जलाने में बहुत हमें मेहनत करनी पड़े। इट शुड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दैट कैन बी ईजिली हैंडल्ड, और उसको अच्छे अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करना चाहिए जिसे हम ईजिली हैंडल कर पाएँ। इट शुड बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, उसकी वजह से कोई भी इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। इट शुड बी सेफ टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, तीनों चीज़ों में सेफ होना चाहिए वो, हैंडल में, स्टोर में और ट्रांसपोर्ट में, ताकि उसके ऐसा नहीं हो गिरने से ही आग लग जाए। जैसे एसिड गिरा, वो बाय चांस किसी की बॉडी पे गिरा तो बॉडी जल सकती है, पर ऐसे फ्यूल ऐसे नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से नुकसान हो बॉडी को हो, चीज़ों को हो, किसी को भी। ठीक है, नॉट ऑल फ्यूल शोज दिस प्रॉपर्टी, अ गुड फ्यूल फुलफिल्स एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ दिस क्राइटेरिया। कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं जो सारी प्रॉपर्टी, सारे कैरेक्टरिस्टिक को पूरा करे, बट हाँ सभी फ्यूल में कुछ ना कुछ क्राइटेरिया, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ ना कुछ पार्ट्स तो होना चाहिए जिसकी वजह से वो आइडियल फ्यूल बना रहे। ठीक है, अब आता हमारा इसी का फ्यूल का टॉपिक है नेक्स्ट, ये कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन जूल्स, जूल्स के अंदर हीट का जो यूनिट होता है, जैसे मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम होता है ना, वैसे ही हीट का क्या होता है, जूल्स। When 1 gram of fuel is burned completely is called its calorific value, जब 1 ग्राम फ्यूल का पूरी तरह बर्न हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, कैलोरीफिक वैल्यू। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन जे पर ग्राम, मतलब जूल पर ग्राम या फिर किलो जूल पर किलोग्राम, किसी भी तरह से उसको मेजर कर सकते हैं। अगर ग्राम में क्वांटिटी दी तो ग्राम में मेजर करेंगे, किलोग्राम में दी तो किलोग्राम में मेजर करेंगे। क्लैरिफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर लिस्टेड इन टेबल 5.2। 5.2 में कुछ आपको क्लैरिफिक वैल्यू दी गई है, जैसे कि काउडंग की दिए, मीथेन की दिए, CN6 की दिए, कोल की दिए, LPG, बायोगैस, हाइड्रोजन, डीजल, सबकी क्लैरिफिक वैल्यू आपको दी गई है, तो आप इसे पता कर सकते हैं कि कितना वो जलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल। Efficiency of fuel.
A fuel with high calorific value is considered to be an efficient fuel. It should undergo complete combustion to produce the heat. Efficiency मतलब उसकी क्या खासियत है? खासियत क्या है यहाँ पे? जब अगर किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो मतलब वो सबसे अच्छा फ्यूल है और वो कंप्लीट कंबशन करता है और साथ ही में वो हीट भी प्रोड्यूस करता है. The above table shows that the higher calorific value of a hydrogen and the least is of cow dung cake. सबसे ज़्यादा जलता कौन है? हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम. ठीक है. और सबसे कम किसकी है? काउ डंग केक की है 6,000 to 8,000 किलो जूल किलोग्राम. ठीक है. तो ये है कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा आग लग सकती है उससे और वो कंप्लीट कंबशन होगा, पूरी तरह जलेगा. पर काउ डंग इनकम्प्लीट कंबशन होगा और उसकी क्लैरिफिक वैल्यू भी ज़्यादा नहीं है. ठीक है. अब आ जाता है हमारा नया टॉपिक. अभी तो फ्यूल्स के बारे में देख लिया, अब हम देखेंगे फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से आप इसे सुने. ठीक है. We need fuel in our daily lives, be it to run the air conditioner during summer and hot blowers during winter, or to cook food, or to even communicate from one place to another using various modes of transport. हमें फ्यूल की हर जगह ज़रूरत है, हर जगह. सबसे इम्पॉर्टेंट तो कहीं आने जाने के लिए फ्यूल होना ही चाहिए, एयर कंडीशनर के लिए फ्यूल चाहिए, हीटर्स के लिए फ्यूल चाहिए, खाना बनाने के लिए फ्यूल चाहिए. ठीक है. तो हर तरह से हमें फ्यूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. लार्ज अमाउंट ऑलमोस्ट 80% ऑफ द फ्यूल यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ फॉसिल फ्यूल. और इतने ज़्यादा अमाउंट में चाहिए हमें, तो जो 80% मोस्टली जो लार्ज अमाउंट 80% का ऑलमोस्ट 80% फ्यूल जो है वर्ल्ड में वो कहाँ से मिलता है हमें? फॉसिल फ्यूल से. Fossil fuel were found millions of years ago from the dead remains of plants and animals. Fossil fuels कैसे कब बने हैं? वो बहुत साल पहले बने, बहुत 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 ज़्यादा साल पहले बन चुके हैं. किससे बने हैं वो? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स से वो बने हैं. कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल. कोल और पेट्रोलियम क्या है? एग्जाम्पल्स हैं फॉसिल फ्यूल के. सिंस फॉसिल फ्यूल आर फॉर्म्ड नेचुरली, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. और ये फॉसिल फ्यूल हमें नेचुरली मिले, हमने तो कोई केमिकल डाला नहीं, कुछ नहीं करा. प्लांट भी नेचुरली डेथ हुआ है और एनिमल की भी नेचुरली डेथ हुई, या चलो प्लांट को हमने काटा या उनकी ड्राई लीव्स को हमने ऐसे ही डाल दिया, स्टेम्स को ऐसे ही डाल दिया, डेड लीव्स को ऐसे डाल दिया, एनिमल को कट करके डाल दिया, उसकी स्किन डाल दी, उसके ऑर्गन्स डाल दिए, वो हो सकता है. बट वो है तो नेचुरली. ठीक है. नेचुरली ऑब्टेंड होते हैं वो, और फ्यूल नेचुरली ही बनता है, हमने कोई केमिकल डाल के उसे ऐड नहीं किया. तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? नेचुरल रिसोर्स भी कहा जाता है. बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी, नेचुरल फ्यूल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. फ्यूल्स भी जो है, नेचुरल फ्यूल्स भी 2 टाइप के हो सकते हैं, इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल. ठीक है. 2 तरह के फ्यूल होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल. ये नाम आपको अच्छे से याद रख लेना. इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज देखो क्या हो जाए. The natural source of energy which are present in limitless quantity and will never be exhausted by human activity are called inexhaustible sources. ऐसे resources या ऐसी चीज़ें जो कि limitless है, मतलब बहुत ज़्यादा quantity में present है, वो उसका कोई तोल ही नहीं है और वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, चाहे उसको कितना ही यूज़ कर लिया जाए, उसे कहा जाता है inexhaustible sources. They are non-conventional in nature and not commonly used. ये नॉन कन्वेंशनल होती है नेचर में और इन्हें हम मोस्टली नॉट कॉमनली यूज, मतलब इसको यूज़ हम नहीं करते. सनलाइट एंड एयर आर एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी. सनलाइट और एयर ये ऐसे एग्जाम्पल हैं. सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होना और एयर भी कभी ख़त्म नहीं होना. क्यों नहीं होना है? क्योंकि ये नेचुरल सोर्स है और ये क्या है? इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है. इंसान इसको कितना ही यूज़ कर ले ये ख़त्म नहीं होगी. हाँ, पॉल्यूट हो रही है, गंदी हो रही है, पर ये ख़त्म नहीं होगी. Exhaustible natural resources, the natural sources of energy which are present in limited quantities and will be exhausted by human activity are called exhaustible sources. Exhaustible inexhaustible का opposite, मतलब ऐसी एनर्जी का सोर्स जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में है और थोड़े टाइम के बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो ख़त्म हो सकता है, उसे कहा जाता है एग्जॉस्टेबल सोर्सेज. दे आर कन्वेंशनल सोर्सेज एंड आर कॉमनली यूज. ये क्या है? कन्वेंशनल है, मतलब इनको यूज़ करते हैं और इनको हम कॉमनली यूज़ करते हैं. जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन आर अ फ्यू एग्जॉस्टेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. ये कुछ एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एक टाइम आएगा जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी. कोल ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, डीजल ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. तो अब देखते हैं हम कोल. कोल कैसे मिलता है हमें, कहाँ होता है, सारी चीज़ें आप इसके बारे में देखेंगे. ठीक है. कोल इज़ अ हार्ड
ब्लैक कंबस्टेबल मिनरल दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन। कोल क्या है? मिनरल है। किससे बना हुआ है? कार्बन से ये बना हुआ है। कोल का कलर आपको पता ही है, ब्लैक कलर का होता है और ये बहुत हार्ड होता है। इट इज फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये कहाँ मिलता है आपको? डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जमीन के बहुत अंदर ये आपको मिलेगा। इन इंडिया कोल इज मेनली फाउंड इन बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड मध्य प्रदेश। इंडिया के अंदर आपको कोल कहाँ मिलेगा? बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और मध्य प्रदेश में, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में आपको यही मिलेगा। अबाउट 300 million years ago, the dense forest present in wetland on Earth got buried under Earth's surface due to natural processes such as earthquake, floods and volcanoes. अब 300 मिलियन ईयर्स अगो पहले वेटलैंड में जब ज़मीन पूरी तरह गीली थी, तो जो अर्थ के ऊपर जितने भी फॉरेस्ट थे वो अर्थ की नेचुरल एक्टिविटी वजह से, जैसे फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, वॉल्केनोस, इरप्शंस की वजह से क्या हुआ? वो सारी चीज़ें बरीड हो गई, मतलब वो पूरी तरह से दब गई। ओवर टाइम मोर एंड मोर सॉइल गेट्स डिपॉजिट ओवर देम। और धीरे धीरे क्या हुआ? उसके ऊपर सॉइल के ऊपर सॉइल, सॉइल के ऊपर सॉइल, सॉइल के ऊपर सॉइल आता रहा। ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वुड ऑफ द फॉरेस्ट ट्री गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल। अब इतना ज़्यादा प्रेशर था, इतना ज़्यादा टेम्परेचर था अंदर की तरफ, अंदर ज़मीन के अंदर, ऊपर से प्रेशर बढ़ता जा रहा था, सॉइल की लेयर बनती जा रही थी, तो क्या हुआ? जितने भी वुड थे ट्रीज के, वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए। तो ये आपको पता चल गया कोल तो ऐसे आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। The process by which plant remains gets converted into coal under the surface of the earth is called carbonization. ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर प्लांट रिमेन्स, जो प्लांट्स की बची हुई चीज़ें हैं वो कन्वर्ट हो रही हैं कोल के अंदर। किसकी वजह से? कहाँ कन्वर्ट हो रही है? अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर कन्वर्ट हो रही है, उसे कहा जाता है कार्बोनाइजेशन। मतलब आपको अगर कोई पूछे कार्बोनाइजेशन क्या है, तो आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देना है कन्वर्जन ऑफ प्लांट मैटर इनटू कोल अंडर सरफेस ऑफ द अर्थ। अंडर अर्थ इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ फॉर्मेशन ऑफ कोल की आपको पिक्चर्स से बता रखा उन्होंने। इम्पर्सिव कैप रॉक, फिर ये ऑयल एंड गैस माइग्रेट फ्रॉम द सोर्स रॉक टू द रिजर्वायर रॉक एंड गेट ट्रैप्ड बीनीथ द कैप रॉक। उसके बाद पोरस रिजर्वायर, फिर रॉक एक्सपोंड एंड द हीट प्रेशर की वजह से वो पूरा काला काला बन चुका है। ठीक है, कोल बन चुका है। तो ये प्रोसेस थी। The quality of coal depends on the time, pressure and temperature it was subjected to while formation. Subjected to while formation मतलब किस टाइम, कोल की क्वालिटी किस पर डिपेंड करेगी? कब वो बना है, किस टाइम पर बना है, कितने प्रेशर में, कितने टेम्परेचर में, तो वो उसके फॉर्मेशन, उसकी टाइप पर डिपेंड करेगा। The coal that was acted upon by a lot of heat and pressure and remained undisturbed for longer time was transformed into the बेस्ट वेराइटी। और ऐसा कोल जिसको बहुत ज़्यादा हीट मिली, बहुत ज़्यादा प्रेशर मिला है और बहुत टाइम तक अनडिस्टर्ब रहा है वो ज़मीन के अंदर ही, तो वो कोल कैसा होगा? बेस्ट वेराइटी का वो कोल होगा। बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेंट, कोल इज क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ दीज वेराइटीज: एंथ्रेसाइट, बिटोमिनस, सब बिटोमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। ये कुछ टाइप के कोल्स हैं, पिक्चर भी आपको दी हुई सबकी, इजीली आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये कोल किस पर डिपेंड है कि उनके कितना उन पर प्रेशर रहा है, हीट कितनी रही है, प्रेशर कितना रहा है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। चलो देखते हैं हम एक एक टाइप के कोल, जैसे कि एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोल कैसा होता है? दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल एंड कंटेन 85 to 95% कार्बन। वैसे तो कार्बन से ही बने हुए हैं कोल, बट ये कोल सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है ये? क्योंकि इसके अंदर 85 to 95% ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहता है। इट इज़ वेरी हार्ड, ये बहुत कड़क होता है। हैज़ लो मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर इसके अंदर बहुत कम होता है, मतलब नमी जो होती है वो बहुत कम होती है। इस कॉम्पैक्ट एंड जेट ब्लैक इन कलर, ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर का होता है, ब्लैक कलर का, जेट ब्लैक कलर का होता है। और कॉम्पैक्ट मतलब कि एक बहुत ज़्यादा कड़क कड़क सा होता है। ठीक है, एंथ्रेसाइट कोल ignites slowly and burns with a nice short blue flame and can reach a very high temperature। और ये जो ignite coal है, इसका ignite slowly मतलब धीरे धीरे बर्न होता है ये with a nice short blue flame। इसकी फ्लेम जो होती है वो ब्लू कलर की होती है, मतलब ये पूरी तरह कंबस्टेबल होता है। एंड कैन रीच अ वेरी हाई टेम्परेचर, और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी जा सकता है। इट इज़ अ क्लीन फ्यूल प्रोड्यूसिंग वेरी लेस स्मोक, इससे बहुत कम धुआं निकलता है और ये इसको क्लीन फ्यूल भी कहा जाता है। ठीक है, बिटोमिनस क्या होता है देखें अब हम।
इट कंटेन्स 77 to 87% ऑफ कार्बन, मतलब इससे थोड़ा कम होता है एंथ्रासाइट सबसे अच्छा, उससे कम आता है बिटोमिनस। इट इज़ अ ब्लैक कोल विथ अ रिलेटिवली हाई वॉलेटाइल कंटेंट। क्या होता है, ये ब्लैक कलर का कोल होता है, उसके थोड़ी वॉलेटाइल कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। लो मॉइस्चर एंड बर्न विथ अ कैरेक्टरिस्टिकली ब्राइट स्मोकी फ्लेम। और ये कैसे बना होता है, इसका एक थोड़ी ब्राइट फ्लेम निकलती है इसकी, और धुआं भी थोड़ा निकलता है। The high carbon and low moisture content of this fuel make it ideal in the production of steel and cement as well as in electricity generation and coke production। कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसका, स्टील और सीमेंट फैक्ट्रीज में उसका यूज़ होता है, साथ ही में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी इसका ही यूज़ किया जाता है, और कोक प्रोडक्शन के लिए भी। Burning of this type of coal produces smoke, soot and sulfur dioxide which causes acid rain and is harmful for health। अब बिटामिनस जो है यूज़ तो कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, बट इसके लॉसेज हैं क्योंकि ये स्मोक भी प्रोड्यूस करता है, धुआं निकलता है इसका, सूत भी निकलता है, मतलब वो रेसिड्यूज भी छोड़ता है, साथ ही में सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो गैस रिवॉल्व करता है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन होती है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। ठीक है, नेक्स्ट आता है सब बिटोमिनस, मतलब इसका थोड़े कम वाला होगा। सब बिटोमिनस इज अ टाइप ऑफ कोल दैट कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35% ऑफ कार्बन। इसके अंदर कम परसेंट का कार्बन होता है, 30 to 35% कार्बन होता है। इवन दो सब बिटोमिनस हैज़ अ लोअर हीट वैल्यू, इट इज़ वाइडली यूज बिकॉज इट बर्न्स विदाउट गिविंग आउट मच स्मोक। इसकी हीट वैल्यू कम है बट इसको यूज़ ज़्यादा किया जाता है। क्यों ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये स्मोक नहीं करता, मतलब ज़्यादा स्मोक नहीं निकलती, ज़्यादा धुआं नहीं निकलता, इसको इजीली हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लिग्नाइट। लिग्नाइट कंटेन्स अ वेरी लो अमाउंट ऑफ कार्बन। लिग्नाइट के अंदर बहुत कम अमाउंट कार्बन होता है, 25 to 35% ही होता है, एंड कम इनटू एग्जिस्टेंट इन अ वेरी रिसेंट पीरियड। और ये बहुत अभी अभी ही रिसेंट पीरियड में ही इसका एग्जिस्टेंस हुआ, मतलब अभी अभी हमें नजर आने लगा है। इट इज़ यूज इन पावर जनरेशन एंड इज द लोवेस्ट ग्रेड ऑफ कोल। और ये सबसे लोवेस्ट ग्रेड ऑफ कोल में आता है क्या, लिग्नाइट, और इसको पावर जनरेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, कार्बन कंटेंट इसमें सबसे कम होता है। पिट Pit is the material formed early in the carbonization process। पिट क्या है, ये ऐसा मटेरियल है जो सबसे जब पहली कार्बनाइजेशन प्रोसेस हुई होगी तो उस टाइम पर ये बना था। इट कंटेन्स ऑफ पार्शली डिकेड मैटर एंड डिपॉजिटेड मिनरल। इसके अंदर पार्शली डिकेड मैटर होते हैं और कुछ मतलब पूरी तरह डिके हुए नहीं है वो मैटर प्रेजेंट होते हैं, और डिपॉजिट मिनरल्स और मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। पिट इज फॉर्म्ड इन वेटलैंड्स, और पिट कब फॉर्म हुआ था, वेटलैंड्स के टाइम पर ही फॉर्म हो गया था। इट हैज़ अ लो कार्बन कंटेंट एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट। जब वेटलैंड के टाइम पर फॉर्म हुआ था मतलब उसके अंदर ज़मीन उस टाइम पर नमी थी उसके अंदर, तो वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा था और कार्बन कंटेंट बहुत लो था। हैंस इट हैज़ अ लो हीटिंग कैपेसिटी। अब जब मॉइस्चर ज़्यादा है तो जल वो सकता नहीं है, इसलिए उसकी हीटिंग कैपेसिटी क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।